नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कराची का जब भी जिक्र होता है, कराची के जब भी मामलात का जिक्र होता है तो बहुत सारे ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं, ऐसे मामलात देखने को मिलते हैं कि आप चौंक जाते हैं। अभी सिंध सरकार ने डबल डेकर बसें जो हैं वो चलानी शुरू की हैं और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि ये कराची जो है डबल डेकर बसें जो हैं तकरीबन 40 साल पहले यहाँ चलती थीं। 50 साल का अरसा बहुत होता है और उसके बाद मामलात क्या हुए क्या नहीं हुए, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे लोगों को मदऊ किया जाए कि जिन्होंने कराची को बनते बिगड़ते फिर बनते फिर बिगड़ते फिर बनते फिर बिगड़ते देखा है। तो आज मैंने एक ऐसी ही शख्सियत को अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। मैंने लफ्ज़ शख्स इस्तेमाल नहीं किया है नाजरीन, मैंने लफ्ज़ शख्सियत इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो ऐसे बुज़ुर्ग हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई हैं कि जिन्होंने कराची में आँख खोली और उसके बाद फिर जो कराची के मामलात देखे, सियासत से वाबस्ता रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ बड़ा उनका देरीना ताल्लुक़ रहा। अब वो कराची के लोगों को सरदार साहब जो हैं वो अवेयर करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये एक पाकिस्तान जस्टिस एसोसिएशन की बुनियाद रखी है। सरदार मोहम्मद इकबाल खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ही चूंकि कम इल्म आदमी हूं तो बहुत ही मैंने आपके तारुफ में शायद वो बात ना की हो जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि आपने कराची के लिए बड़ा काम किया है। खास तौर पे बड़ी आपने जो हमारे पास इत्तलात हैं कि मुस्लिम लीग में रहकर बड़ी फाइट की कराची के लिए। तफसीली गुफ्तगू आपसे करेंगे, लेकिन आमिर ज़िया हमारे भाई जो आपके साथ मौजूद हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान जस्टिस एसोसिएशन के, बड़ा काम करते हैं। इंसानी हमदर्दी का जो जज्बा है वो अल्लाह ताला ने बड़ा कूट कूट के भरा है मेरे भाई में। जहाँ जहाँ मौका मिलता है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ ये शख्स अल्लाह ताला की खल्क के लिए हाजिर होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने आज हमें अपने टीवी में मदऊ किया, हमें मौका बड़े दिया। भाई, आज तो हम जो है वो कराची के लिए दिल खोलेंगे, कराची की बात करेंगे और जानेंगे कि कराची में कैसे चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। बेहतरी का हवाला जो है वो हर डायमेंशन में है, हर शोबे में है। अब इस वक्त आईटी का दौर है। आईटी एक्सपर्ट हमारे दरमियान अब्दुल रहमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अब्दुल रहमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इसके साथ साथ नाजरीन कराम, चूंकि क्रिकेट पहला लव है, पहली मोहब्बत कराची के तो हर नौजवान की पहली मोहब्बत क्रिकेट होती है। क्रिकेट खेल से जुड़ा एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जो है वो जिंदगी जो है वो जो सहाफत के सुनहरे हवाले हैं ना, उनके साथ गुजारी है। कोई दाग नहीं, कोई हवाला नहीं, एक डिग्निटी के साथ जिसने अपने सफ़र को जारी रखा है। मुद्दतों इसी दश्त की सयाही में गुजारे और हर हवालों में अपने कलम की हुर्मत को जो है वो पास रखा है। एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे दरमियान मौजूद है, हमेशा सच लिखा है और सच के लिए डट कर खड़ा रहा है, मेरा भाई तारिक असलम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मंसूर भाई। कैसे हैं तारिक भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप सब मजे में? जी बिल्कुल माशाल्लाह। तारिक भाई, आपका भी हवाला कराची का है, अब्दुल रहमान आपका भी हवाला कराची का है, आमिर भाई आपका भी हवाला कराची का है, और एक जो शख्सियत हमारे दरमियान बैठी है, मतलब आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे, हम कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? आइए सरदार साहब आप ही की तरफ आते हैं। मैंने जिक्र किया कि कराची बनते बिगड़ते आपने देखा। कराची का दर्द रखने वाले जो चंद खास हवाले रखते हैं ना लोग, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों में, दावेदार तो बहुत सारी जमातें हैं, अगर हम उनका जिक्र करना चाहेंगे, चूंकि मेरा प्रोग्राम जो है वो सियासी नहीं है, मॉर्निंग शो में हम हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते गुफ्तगू करते हैं, लेकिन टीस उठती है, दर्द होता है जब कराची का जिक्र हो। कहां से शुरू करेंगे कराची की कहानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मंसूर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें आपने की हैं और मैं शुक्रगुजार भी हूँ आपका कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और शायद मेरी कुछ बातें अल्लाह ताला लोगों तक पहुँचाए और अल्लाह ताला इस कराची के लिए बेहतरी कर दे इंशाअल्लाह आमीन। मैं गुजारिश करूँ, मैं यही बात है, पैदा यहीं हुआ हूँ, पढ़ा यहीं है, सब कुछ सारे मामलात हैं किए हैं। तो मैंने कराची देखा है उस वक्त जब ये बन रहा था, स्टार्ट था। तो ये समझ लें कि जो मैंने देखा कि मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि मैं जैकब लैन में रहता था, तो वहाँ से हम स्कूल जाते थे, छोटे छोटे होते थे। हमारे वालिद साहब एम्प्रेस मार्केट में उनके कारोबार थे, दुकानें थी, तो हम कभी कभी जाते थे पैदल। तो वहाँ जाके मतलब है कि उनके पास जब जाते थे तो सुबह सुबह लोग सो रहे होते थे फुटपाथों पे, तो जब हम जाते थे तो उनको ऊपर से गुजर जाते थे। और ये आप बात कर रहे हैं 60s की? नहीं, ये तकरीबन आपको मैं हाँ 58 58 60 के दरमियान की बात है। तो आप यकीन करें वो कभी उन्होंने हमें डांटा नहीं कि आप ऊपर से क्यों जा रहे हो या कैसे हो रहा है। सिर्फ ऐसे कभी कभी आंख खोल के देखते थे और हम हंस के चले जाते थे तो वो भी फिर सो अच्छा, जाते ये थे। भी उस दौर के बच्चों की मासूम शरारत होती जी हाँ, बिल्कुल शरारत होती थी। और मैं आपको बताऊं, मैंने रोड धुलते हुए देखे, वाह जी वाह, कराची के रोड धुलते हुए देखे। जी हाँ, बिल्कुल ईमानदारी बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा हमारा टोटल कराची होता कितना सारा था, ये खारादार हो गया, ये मतलब है कि इस ओल्ड सिटी एरिया। जी हाँ, बस वो इलाके हो गए। और सदर आखिरी था, समझ ले, वहाँ बैरकें होती थी आर्मी की पीछे। सही। पर ये टोटल मैंने कराची बनते हुए, यहाँ उस वक्त बन रहा था कराची, वो देखा। उस वक्त माशा तरक्की हो रही थी, हमारे लोग नए नए आ रहे थे, नए नए सिलसिला हो रहा था, सारा सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा था। तो मैं समझता हूँ कि कोई वो नहीं थी, यानी कोई तसब नहीं था, कोई कुछ नहीं था। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ ईमानदारी से, बिल्कुल ये थोड़ा से बड़े होने के बाद, ये मैं आपको बता रहा हूँ 68 की या 67 की बात बता रहा हूँ जी। तो हम उस वक्त स्कूल पढ़ते थे, 9th में था या हाँ 9th में था मैं। तो हम आते थे तो मेरे एक दोस्त होते थे बड़े प्यारे, में बड़ा भाई उनको बोलता था शेख मुस्तफ़ा साहब। शेख मुस्तफ़ा, जी हाँ। तो हम लोग वहाँ उनके पीछे ठिया था, एक थल्ला सा बना होता था जहाँ वो बैठते थे, तो मैं उनके पास आके बैठ जाता था। तो सामने सब्ज़ी वाले जो होते थे वो पेटियाँ वेटियाँ खोलते थे ये वो। तो वहाँ एक पठान ने एक उर्दू स्पीकिंग को कह दिया हिंदुस्तानी, माजर नहीं, हिंदुस्तानी, उस दौर में। अच्छा, हमें तब पता चला जब एक चुमाट की आवाज़ आई, तो उस भाई ने उठा के उसको ऐसी चुमाट मारी पठान को कि टॉक की आवाज़ आई। तो हम बैठे देख रहे थे कि क्या हुआ, झगड़ा शुरू हो गया। खैर फौरन नीचे उतरे, हम भी, वो भी आए, लोग आए, भाई क्या बात है, किस बात पे लड़ रहे हो तुम लोग। तो उसने कहा कि मुझे ये बताओ, इसने मुझे हिंदुस्तानी क्यों कहा है। मैं आपको ईमानदारी अपने बिल्कुल उस बात कर रहा हूँ, मुझे बात कई दफ़ा मैंने कोर्ट भी की है। तो एक उस हिंदुस्तानी कहने पे उसने क्या, तो उसने फिर माफ़ी मांगी, बड़ा दिल किया ना, मतलब उसने भी कहा कि हाँ, गलती होगी मेरे से। तो हमने देखा वहाँ कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। मैं तकरीबन वहाँ पे रहा, बहुत अरसे तक रहा। फिर उसके बाद मैं तकरीबन 80 में वहाँ से निकला। दूसरे लफ्ज़ों में आपको बताऊँ, फिर कारोबार में मैं वहीं पढ़ भी गया, कॉलेज ज़माने से मैं आना शुरू हो गया वहाँ पे, दूसरा तीसरा। तो मैं आपको बताऊँ, यकीन करें मंसूर भाई, मैं ये देख के तो मेरा आज भी दिल रोता है, खुदा शायद दिल रोता है। तो जब ये लोग आए, तो जब इन्होंने अल्लाह के लिए कहा, तो मैंने कहा यार शायद इस उम्र में कोई ऐसी बातें हमारे से हो जाए तो पुलिस रात हम पास कर जाएं। सुभान अल्लाह। सिर्फ हमारी ये जो अभी तहरीक बनी है, तंजीम बनी है, खुदा शायद इसके लिए है। हम किसी से कोई फ़ंड नहीं लेते, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। जो कुछ भी होता है हम लोग अपने 2 4 5 7 जो उहदेदारान हैं मिल के हम करते हैं। और इसी हवाले से हमारा 10 तारीख को एक प्रोग्राम भी है YMC में, इंशाअल्लाह। आप लोगों को भी मैं सबको दावत देता हूँ, आप आएँ और उसमें देखें ज़रूर कि हम लोग किस तरह से मतलब है कि हम लोगों की खिदमत की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इस कराची को दोबारा उस राख में ले जाए। फिर और उसके बाद अब दिल रोता नहीं है। मुझे ये बताएं क्या है हमारे पास इस वक्त, कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम कहें कि ठीक है, हम कहाँ से कहाँ कर्जदार हो गए, किस तरह से हो गए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी 15-20 साल पहले की बात, मुशर्रफ साहब का दौर था, मैं मशीर रेलवे था। तो हम बैठते थे मीटिंग में आपस में, तो उस वक्त हमारे ऊपर कर्जा कितना था आप उसको नेट से देखने उठा के 42 अरब, सिर्फ 5 अरब डॉलर जो है मुशर्रफ साहब ने कर्जा उतारा, 5 या 7 अरब, 35 अरब रह गया।
और एक मीटिंग में उन्होंने बैठ के ये कहा कि अगले 5 साल हमें मिल गए तो हम इसको पूरे को इंशाल्लाह उतार देंगे कर्जे को। लेकिन 5 साल क्या मेरे जो कुछ हुआ वो आप सबको पता है, मैं क्या बोलूँ या क्या करूँ, जो हो गया, चले गलतियां होती है इंसान से, किसी ने उन्होंने भी गलती की होगी, यकीनन कहीं ना कहीं मामला होते हैं, लेकिन सोच उनकी अच्छी थी। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो क्या है कि अगर किसी की 90% गलतियां मतलब खूबियां हैं तो वो हम भूल जाएंगे, और किसी की 1% गलती हो गई तो हम उसको पकड़ के पूरे इलाके में फैला देंगे कि जी इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। और भाई इंसान है, अगर गलती बाबा आदम ना करते तो हम दुनिया में क्यों आते, हम भी जन्नत में खेल रहे होते। खता का पुतला है, खता का पुतला है। तो ये मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि हम वो लोग हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि कम से कम हम सोचें, मुझसे एक मुत्तहद हो जाएं, हम सिर्फ सब एक दूसरे को भाई समझे, जो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है उसके मुताबिक हमें भाई होना चाहिए। क्योंकि हम देखे ना, हम कहते हैं ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई बात करें हम अपनी गर्दन कटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहते हैं नहीं कहते, सब यही कहते हैं ना। बिल्कुल। तो फिर किस बेस पे कहते हैं भाई? उन्होंने ही तो कहा है कि तुम सब भाई हो, काला पीला नीला कोई भी नहीं है। तो जब इतने तक कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह करने पे पूरी दुनिया के मुसलमान आपके भाई हैं, तो जब इतनी बात होगी तो फिर हम काहे को लड़ते हैं? लेकिन ये हवाला सरदार साहब आज का तो नहीं है, ये तकलीफ जो है 100 साल पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल वाजे कर रहे हैं, और 100 साल पहले वो ये नोहा पढ़ रहे हैं कि मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। ये 100 साल में हमें मजीद तकसीम दर तकसीम के हवालों में लगाया गया है। आप चूंकि आपका एक खानदानी बैकग्राउंड जहां तक मुझे मालूम है हमारे मुसल्ला अफवाज के हवाले से भी है, आज कहीं हमें महसूस होता है कि जो हमने हमारी मुल्क की फौज ने किया हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, और वो मुझे दोहराने दीजिए, मुझे कोई आर नहीं है इस बात में कि हमने घुस के मारा है, हमने जवाब दिया है इस बात का, और वाजे किया कि ये एक जो लाइन है ना, ये क्रॉस नहीं है, यहाँ पे बहुत मजबूत और मुस्तहकम मुसल्लह अफवाज मौजूद है। यहाँ का जवान अपनी धरती के लिए जान देना भी जानता है, जान लेना भी जानता है। बेशक। कहाँ 100 साल पहले की लाइन आज कहीं ड्रॉ होती हुई कहीं मुझे महसूस होती है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। आज अल्लाह ताला ने आपको वो एजाज बख्श दिया है, आपको फक्र करना चाहिए कि आप मुहाफिज़े हरमैन शरीफैन हो चुके हैं। आज की इस सारी गुफ्तगू में हमें अपनी मुसल्लह अफवाज के लिए हमारा सलूट है, ईमान जागता है। आज कहीं आप महसूस करते हैं कि अब जब आप लोगों को अवेयर करने जा रहे हैं जस्टिस एसोसिएशन के हवाले से, तो आप समझते हैं कुछ बेहतरी के आसार नमूदार होना शुरू हुए। सुभान अल्लाह, क्या बात कही, मेरे दिल की बात आपने कह दी। देखें, मुसल्लह अफवाज की मैं आपको बात करता हूँ जी। हम कहते हैं हमारी मुसल्लह अफवाज है, तो हमारे का मतलब क्या होता है? हमारे कोई बेटा है, भाई है, यही है ना, तो कोई बाहर से तो नहीं आए हुए। तो जब आए हुए तो उसे प्रोटेक्ट भी कौन करेगा? हम करेंगे ना। तो जब हम करेंगे तो भाई उसको भी लिया करो ना आप हर प्रोग्राम में। आप लोग माजरत के साथ स्वाय हम लोग उंगली उठाते हैं, 4 अपनी तरफ आती हैं जी, उसको नहीं देखते। हम कहते, मैं कई दफ़ा हम बैठते हैं मीटिंग में, हमारे दोस्त गवाह है, आप पता कर लीजिएगा। मैं उनको एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ आओ ना मेरे साथ, चलो मैं आपको बॉर्डर पे ले, मैं तो गया हूँ ना बॉर्डर पे, मुझे पता है क्या होता है। तो मैंने कहा चलो बॉर्डर पे लेके चलता हूँ, आप एक रात रह के आ जाओ, फिर मैं मान लूंगा कि यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मुसल्लह अफवाज ने ये कर दिया, वो करा। भाई अंदर तो जाके घुसो, आपको पता तो लगे वो मुसल्लह अफवाज आपके लिए क्या करती है। आज अगर मुसल्लह अफवाज ना हो आपके पास, मैं हल्फिया कहता हूँ कि आपका मुल्क नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। इसलिए आपका काम है मुसल्लह अफवाज को देखो, उनका डिसिप्लिन को आप भी पास करो, उसी तरह से अपने आप को भी उसी तरह लेके चलो। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तुमने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है सरदार साहब, ये बिल्कुल अल्फाज नहीं है, ये शायरी नहीं है, ये पोइट्री नहीं है, हमारी मुसल्लह अफवाज ने करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमिर ज़िया भाई आपकी तरफ आऊंगा। कहाँ ये सोच उजागर होती है कि बजाय कोई सियासी जमात बनाने के, कोई सियासी प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के, अवेयरनेस फैलाई जाए, एक एसोसिएशन बनाई जाए जिसमें लोगों को ये समझाया जाए कि भाई
ये है कराची, ये है सिंध, ये है पाकिस्तान के मामलात, समझो, शऊर हासिल करो। कहाँ ये सोच उभरती है? उसमें ऐसा है साहिर साहब, बड़ा आपने अच्छा सवाल किया कि मैंने यहाँ की कराची की जो 9 बड़ी NGOs थी ना, उनको मैंने ऑनरी तौर पे उनके लीगल मामले देखे माशाल्लाह जी, और अभी भी देखता हूँ। लेकिन उन सारे NGOs के अंदर ये चीज़ नहीं थी कि वो आवाम के लिए नहीं करना चाह रहे थे, ओहो, वो अपनी प्रमोशन करना चाह रहे थे ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाए। सरदार साहब के साथ जब एविएशन हुई, ये 7 जुलाई को 2024, 7 जुलाई 2024, करीब 6 माह का, 7 माह का जी 6-7, तो इनमें ये देखा कि इनको अपनी प्रमोशन नहीं चाहिए, आहा, इनको चाहिए थी कि लोगों की प्रमोशन, कि हम जमाने के सारे गर्म सद जो हैं वो झेल चुके हैं, और अब वो जो दिल में कराची बसता है ना, जी वो दर्द था इनके अंदर। हाँ। सही है, तो वहाँ से बुनियाद पड़ी सरदार हाउस से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमारे पाकिस्तान में 8 बड़े शहरों में हमारे जो ऑफिस पाकिस्तान जस्टिस एसोसिएशन खुल चुके हैं। माशाल्लाह, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मानसेरा में, एबटाबाद में, वाह वाह, शुजाबाद में, गिलेवाला में, और रहीम यार खान में। जिंदाबाद। और वहाँ पर यही अज़म है कि किसी से पैसे बोरो नहीं करने, किसी से कोई चंदा नहीं लेना, किसी से कोई हमें डोनेशन नहीं लेनी। अल्लाह ताला इसको चला रहे हैं, और इसमें बैरोक्रेट्स भी हैं, रिटायर्ड बैंकर्स भी हैं, रिटायर्ड पुलिस अफसर भी हैं, हाजिर अफसर भी हैं, माशाल्लाह, और हाजिर जस्टिस भी हैं, रिटायर्ड जस्टिस भी हैं। तो इसी हवाले से हमारा पहला कमीशन जो है वो 10 जनवरी 2026 YMC ग्राउंड बरोज़ हफ्ता 2 बजे होगा, तो उसमें आप भी इन्वाइटेड हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो व्यूवर्स इस चैनल को देख रहे हैं उसको लाइक भी करें, और आप सब भी इन्वाइटेड हैं। अपने अपने हमने एक मेंबरशिप फॉर्म से डिज़ाइन किया है, जिंदाबाद। उस मेंबरशिप फॉर्म के अंदर उसमें लिखी है हमने कॉलम कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, ये IT के साथ है, मेरा बहुत पुराना ताल्लुक भी है, साथ भी है, 8-9 साल हो गए। माशाल्लाह, तो इनका कॉज भी वही है कि फ्री असिस्टेंट फॉर एजुकेशन, फ्री असिस्टेंट फॉर कंप्यूटर, हमारा कॉज भी यही है। जिन बच्चों को तालीम चाहिए, तारिक साहब बैठे हैं, कौमी अखबार के चीफ रिपोर्टर भी हैं, तो ये अपनी ज़बरदस्त अखबार में पैगाम दे कि जो लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें लिख दे, मेंबर बन जाए, जहाँ तक हो सके कि पाकिस्तान जस्टिस एसोसिएशन उनकी पूरी कोशिश करेगी कि उनको वो चीज़ मिल जाए। बिल्कुल बेहतरीन। बड़ी अहम बात की आमिर भाई ने कि जब लोग जुड़ना शुरू करेंगे, आप IT एक्सपर्ट भी हैं, आप मुख्तलिफ तंजीमों को, मुख्तलिफ एसोसिएशंस को, मुख्तलिफ इदारों को फ्रीलांसर की हैसियत से अपनी खिदमात भी देते हैं। क्या चेंज आया है, क्या बेहतरी आई है, क्या मामलात जो हैं IT के इस दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में आसान हुई हैं चीज़ें? कुछ थोड़ा सा वाज़े करें। देखें, जदीद जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई हैं वो आपने नाम बताया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ लोगों की नज़र में ये बहुत ही बुरा अमल है, एक बहुत बुरी चीज़ आई है, और अगर मुझसे कहा जाए तो ये इसने एक फ्रीलांसर को, एक IT स्पेशलिस्ट को बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम दे दिया है, उसका काम बहुत आसान कर दिया है। लेकिन आप इसका करते हैं, अपनी कमांड्स, अपनी प्रॉम्प्ट को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए आपको मज़ीद और इसको सीखना होगा, समझना होगा। स्पेशली इसमें जो ख़ास चीज़ की कमी है वो है शऊर की। अगर आप 15 साल से काम कर रहे हैं एज आ ग्राफिक डिज़ाइनर, एज आ वेब डेवलपर, अब वो सारी चीज़ें हैं, बट ये है कि AI ने 90% उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। मतलब जदीद टेक्नोलॉजी ने आपका काम आसान कर दिया ना। एग्जैक्टली। अब बेसिकली AI ने आपको एक, फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर से पोस्टर को बनाना है, सही। उसके लिए आपने अगर बिगनर से स्टार्ट करें तो आपका 1 साल का टेन्योर है, और यहाँ पे जस्ट आपको जो है वो 15 से 20 दिन देने हैं। सही। तो AI को अगर आप सही तौर पे समझें और उसके ऊपर आप कंटिन्यूटी के साथ काम करें, बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, वो अपना वक्त और अपनी जिद्दत और अपनी मेहनत इन चीज़ों में यूटिलाइज़ नहीं करते। सही। आप उसी चीज़ में कामयाब हो सकते हैं जब आपके पास एक डीपली नॉलेज हो और आप अपना बेस्ट पार्ट उसमें अदा करें। अगर आप 6 महीने का कोर्स कर रहे हैं तो आप उसको 6 महीने नहीं, आप 1 साल काउंट करें, क्योंकि 3 मंथ तो आपको समझने में लगेंगे, फिर 3 मंथ आप उसको जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, महारत हासिल करेंगे, और मज़ीद जो आगे के 3 महीने होंगे वो आपका असल टेन्योर होगा। तो जितने भी फ्रेशर्स हैं वो इसीलिए अपना काम छोड़ देते हैं कि भाई हमें कोई डेवलपमेंट नहीं मिल रही,
हमें जो है वो इंटर्नशिप नहीं मिलती या हमें रिमोटली जॉब्स नहीं मिलती। तो अगर आपके पास नॉलेज की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है, तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को इतने कम टाइम में अचीव नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल ठीक। नाजरीन, पाकिस्तानी टीम श्रीलंका पहुंच गई है और मैचेस भी स्टार्ट हैं। तो सूरत हाल क्या है कि क्रिकेट जो है वो हमारी रगों में दौड़ता है लहू बनकर, और अभी बहुत सारी ऐसी गर्मा गर्म खबरें हैं जो हम अपने भाई तारिक असलम से सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और साथ ही साथ अनवर भाई एक गर्मा गर्म चाय भी हमारे लिए ले आए हैं, हमारे मेहमानों के लिए ले आए हैं। शुक्रिया वीनस की इंतज़ामिया, शुक्रिया अनवर भाई। भाईजान, गर्मा गर्मी वाली बात शुरू हुई है तो क्रिकेट में बड़ी गर्मा गर्मी जो है वो इस वक्त मौजूद है, और क्या होने जा रहा है, कुछ बताएं। मैं मौसम तो ठंडा है, आपको पता है। मौसम ठंडा है, क्रिकेट की गर्मा गर्मी तो उसमें फिर जी, आपको जी, पता है ना जी, कि वो जी। गर्म हो जाएगी। दूसरा ये कि ज़ाहिर है वो इंडिया वाला मामला अभी तक हल हुआ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है भी वो चिंगारी जो आग बन चुकी है, तो वही है एशिया कप के बाद आपको पता है वो सूरत हाल वैसी थी। आईपीएल वाला इशू भी चल गया, उनके प्लेयर को ये बांग्लादेश में उन्होंने आईपीएल के नशियात पे भी पाबंदी लगा दी। तो ये सारे मामला आगे जाके आप देखें, इंडिया में T20 वर्ल्ड कप है, उसके लिए भी बांग्लादेश ने मना कर दिया, हम टीम नहीं भेज रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये सियासत क्यों जो है वो पड़ोसी मुल्क हमारा जो है वो दाखिल करता है, खास तौर पे क्रिकेट में। अब देखिए ना, जब से मोदी सरकार की हुकूमत है, ज़ाहिर है मोदी ने तो क्रिकेट क्या हर चीज़ में सियासत शुरू कर दी है। हाय हाय, अब उनसे इक़्तिदार ज़ाहिर है बचाने के लिए बस कुछ भी करेंगे हर आप, चीज़ कुर्बान, मतलब कुछ भी, मतलब कसाई का काम है वो। फिर उसको अब क्या कहेंगे, वो हर चीज़ को काटने के चक्कर में वो समझ रहा है कि बस क्रिकेट को भी मैं अब बकरी की तरह ज़िबा कर दूं, या जो मतलब वहाँ देखे ना इंतहा पसंदी कितनी है, मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है। वो एक जो सोच है ना, वो सोच ने इंडिया के जो जमहूरी और जितना वो दावेदार थे ना, उसका कर्चा चाट कर दिया। बिल्कुल रियासत का तो पर्दा चाट बड़ा हो चुका गर्क है, कर वो तो- दिया। वो पूरी तो दुनिया बहुत, में जो रसवाई उनको मिल रही है वो यही है। पाकिस्तान ने अच्छा स्टैंड लिया हुआ है और आपके सामने टीम श्रीलंका हिंदुत्वा गई हुई हवाले है। आप जितने बढ़ाएंगे आप दुनिया से कट रहे हैं, आप दुनिया से कटते जाएंगे। आपका असल तशख्खुस वही है जो बापू ने दिया था, उसी को फॉलो करें। थोड़ा सा हम बापू की तरफ जा रहे हैं। खिड़की बंद कर लेते हैं। अब क्रिकेट के मामलात खास तौर पे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स के जो हैं वो 90% मामलात क्रिकेट से जुड़ते हैं, बाकी 10% में हमारी जनता जो है वो दूसरे हॉकी, बॉक्सिंग, कराटे, फुटबॉल नंबर ही नहीं XYZ में आता। आती है। और फुटबॉल का तो खैर हमारे पास जिक्र ही नहीं है, बावजूद इसके कि यहाँ बड़ा टैलेंट भी है, सब कुछ है। क्रिकेट पे बात शुरू करते हैं। जब से मोहसिन नकवी साहब ने चार्ज संभाला, आप समझते हैं टीम में बेहतरी आई, क्रिकेट में बेहतरी आई? ओवरऑल आप उसको कह सकते हैं कि जी परफॉर्मेंस तो ऊपर नीचे तो रहती है, लेकिन ज़ाहिर है खास तौर पर जो जूनियर परफॉर्मेंस है वो उन्होंने आउट क्लास किया है। लेकिन उसमें फिर सरफराज को क्रेडिट देना चाहिए, जो दूसरे लोग हैं उनके साथ टीम मैनेजमेंट, तो वो रिजल्ट दे रही है। ज़ाहिर है अपने एमर्जिंग कप उठाया, फिर उसके बाद एशिया कप का जो अंडर 19 है वो भी उन्होंने चैंपियन बने। और मज़े की बात है इंडिया को 4 मरतबा हरा चुका। सरफराज साहब को क्रेडिट दिया कि वो अंडर 19 में कैप्टन थे, तब भी इंडिया को हराया। जब वो एज ए कैप्टन थे तब उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टाइटल उठाया और इंडिया को जो फाइनल में हराया वो आज तक वो भूले नहीं है। कितना अरसा हो गया तारिक भाई आपको इस दस्त की सयाही में? यार इस दस्त की सवाई में अगर आप घूमेंगे तो मेरा ख्याल 3 दहाई से ज़्यादा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे एजाज़ है कि मैंने जो 86 का वर्ल्ड कप था, 86 का वर्ल्ड कप, 96 का जब बेनज़ीर गवर्नमेंट थी, माशाल्लाह, जो अर्जुना राणा टुंगा ने कप जो उठाया था, और उस ज़माने में लाहौर में बारिश हो रही थी, रात के 10 बजे थे,
लेकिन मौसम ऐसे ही था कि बस वो ट्रॉफी फिर जो उन्होंने फिर उठाई है आप मैच देखने ऑस्ट्रेलिया। चले गए, बजाय वो वक्त ऐसा था कि बारिश हो रही है, ठंड मौसम है, तो फजे के पाए खाने जाने चाहिए था। नहीं, लेकिन हमारे अपने दोस्त इतने अच्छे थे कि वहाँ जरूरत नहीं थी, ले आए। लाहौर के दफ्तर में ही घूम रहे थे रात 2 बजे तक शाबाश, भी। जिंदाबाद, लेकिन जाहिर है वो जिंदाबाद। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को उन्होंने पानी कर दिया सारा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया वहाँ नहीं खेलने गई थी श्रीलंका, जी, जी, लेकिन जी, श्रीलंका ने फाइनल वाह, में वाह, जवाब वाह, दिया, अब क्या हमारे बात। पास नहीं ऐसा ही होता है, हाँ। ऐसा ही होता है। और Proud standing थी। लाहौर कितना अरसा हुआ आपको गए हुए? अब तो काफ़ी अरसा हुआ काफी नहीं जाना अरसा हुआ, लेकिन जिस ज़माने में हम गए थे उस ज़माने में काफ़ी चीज़ें थी, अब भी वैसे ही है। लेकिन कहते पुराना लाहौर अभी भी वैसे ही है, ठीक है, काम तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत जिस हिसाब ज्यादा से हुआ है। कह रहे हैं। सरदार साहब हमारे से यहाँ कुछ इतना काम नहीं है जो होना चाहिए। सरदार साहब की तरफ आते हैं। बॉस, बात हो रही है कि लाहौर में बड़ा काम हुआ, बड़े मामलात पंजाब में बेहतर हुए, कहीं आपको कसक होती है कि यहाँ भी उतनी ही तेजी से काम होना चाहिए था? कराची तो बहुत पोटेंशियल रखता है। देखिए जी, अगर उस हिसाब से आप सोचें तो कराची में सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि कराची पहले होता था कि टोटो जिसको बोलते थे माई बाप शहर। जी हाँ, इसको मिनी पाकिस्तान। मिनी पाकिस्तान तो है ही है ना जी, अभी भी है। जी हाँ। क्योंकि आपका जितना पैसा जनरेट होता है वो यहीं से होता है ना। अच्छा, मिनी पाकिस्तान का ये कॉन्सेप्ट भी है ना कि सरदार साहब के यहाँ पे जितने पख्तून आबाद हैं इतने पेशावर में नहीं हैं, जितने बिल्कुल। हजाराबाद यहाँ पे बिल्कुल। हमारे भाई आबाद हैं, इतने बिल्कुल। शायद बिल्कुल, आप केपीके में सही- नहीं सही है। फरमा तो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे जितने सराइकी आबाद हैं, जो यहाँ पे माशाल्लाह सिंधियों की बहुत बड़ी तादाद है, कोयटावाल बहुत है, सब जी तो पूरे। ये है मिनी पाकिस्तान। और ये कराची सबके लिए बिल्कुल। अपना दिल वा करता है। मैं उसी तरफ आ रहा था। मैं एक गुजारिश ये भी करना चाहता हूँ कि अपने आवाम से, सबसे जो यहाँ रहते हैं, जो बसते हैं, देखें जिनका शनाख्ती कार्ड यहाँ का है वाह वाह, वो कराची वाला है। बिल्कुल सही। मेरा ये असूल है। जो यहाँ का शनाख्ती कार्ड नहीं है, जो बाहर का है, तो भाई हम उसको कराची वाला नहीं मानते, भले कहीं का भी हो। सही, ये बिल्कुल हमें एक पॉलिसी हमारी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने की। और क्योंकि वो होगा तो उसको दर्द होगा यहाँ का कि भाई मेरा तो शहर ये है, खाना कमाना, खाना रहना कमाना यहाँ सहना, है, जीना मरना सब मेरे यहीं है। बच्चे यहाँ हैं, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनका मुस्तकबिल यहाँ है। जब हम ये चीज़ें सोच लेंगे तो साहिर साहब मैं समझता हूँ कि हम इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ बढ़ जाएंगे। सही। लेकिन हम जो है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा चाचे का लड़का है, मेरा मामे का लड़का है, ये मेरे पार्टी का है, इसका में पढ़ के हम अपने आप को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। मैंने पार्टियों में देखा है, सब कुछ देखा है, सारे मामला देखे हैं, माजरत के साथ, बिल्कुल माजरत के साथ। मुझे चंद लोग, मैंने कहा मैं मुस्लिम लीग में रहा हूँ ना, इसमें मैंने चंद लोग देखे हैं जो सही मायनों में ईमानदार कह लो, अच्छे कह लो, या जो भी कह लो, बाकी सब इसी चक्कर में है, जेबें भरनी और सब कुछ करना। अच्छा, ऐसा तो मेरा ख्याल है सारी ही जमातों में है। बिल्कुल। कौन ऐसा है कि जो दूध का धुलाए? लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप परसेंटेज का एक तय करें, मैं जी जी, एक जगह बैठे हुए बात हो रही थी आमिर भाई, शायद आर्ट्स काउंसिल या प्रेस क्लब में, कि यार अब वक्त आ गया है परसेंटेज तय की जाए कि अगर आपको 100 रुपए तरक्याती काम के लिए मिले हैं तो केपीके वाले कितने खाते हैं, कितने लगाते हैं, पंजाब वाले कितने खाते हैं, कितने लगाते हैं, सिंध वाले कितने खाते हैं, कितने लगाते हैं। भाई एक परसेंटेज तय कर लो यार। आप अगर सभी खा जाओगे तो फिर वही हाल होगा जो हुआ है। कैसे इस सारी चीज को देखते हैं? अवेयर करने के लिए कहाँ ये लोगों के जहनों में दस्तक देनी है कि अपने हक के लिए आवाज बुलंद करो? देखिए सर, बात यह है कि आपके इस वेनिस टीवी के प्लेटफॉर्म से कि आवाम को सब पता है, लेकिन मसला ये है कि उनके पास अवेयरनेस नहीं कि वो अपना हक किस तरह लें। अच्छा जी, ठीक है सर। पाकिस्तान जस्टिस एसोसिएशन ने इस चीज़ को अवेयरनेस देने के लिए हमने एक कैंपेन चलाई है वेरी गुड। कि आपको जो हक चाहिए आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। पाकिस्तान जस्टिस एसोसिएशन में सरदार साहब के बैकअप पे आपको फुल सपोर्ट करेंगे। जिंदाबाद। इसलिए हमने सारे डीसीज से मुलाकात की, सातों ज़िलों के। सही। अच्छा, इस वक्त मज़े की बात यह है कि सारे डीसी एक तो यंग हैं और पढ़े लिखे, उनको पता है कि क्या काम गलत है, क्या काम गलत नहीं। सरदार साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर के डीसी साहब ने तजावज़ात पे ऑपरेशन किया, किसी के कहने पे या किसी के उस पर। इन्होंने जाकर उसको बताया, देखो तुमने जो ऑपरेशन किया है ना, वो तुमने घरों मेरी बाउंड्री वॉल के अंदर से किया, मतलब वो जो चीज़ें वो मेरे हदूद के अंदर हैं, जो रोड पे वो तजावज़ात हैं। तो उसको बात समझ में आ गई। उसने कहा नहीं सर मैं सर्वे कराता हूँ, शायद हो सकता है उससे गलती हो। तो ये अवेयरनेस इन्होंने डीसी को दी। तो आवाम के पास जो अवेयरनेस है, आप हमसे रब्ता करें। पाकिस्तान जस्टिस एसोसिएशन से हमारा ऑफिस है शादमान में, वहीं इनका रिहाइश भी है आज करीब 50 साल से। और शादमान का नाम भी सरदार साहब ने रखा। और जो आप अंडा मोड़ सुनते हैं
वो 50 साल पहले इन्हीं की दुकान थी, वो शुरू हुआ अंडर मोड़, तो वो बढ़ कर अब रोड तक चला गया। वहाँ पर जो है नाम भी इन्होंने तजवीज़ की, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन भी ये लेकर आए, और फिर सुई गैस की लाइन भी लगाए। तो 50 साल हो गए, उसी इनका ही घर था और एक ही दुकान थी। वाह वाह, और पूरा वो बताएंगे आपको। बता दें सर, ये अंडा मोड़ की कहानी भी सुना दें। पोल्ट्री फार्म होता था जी। आपका पोल्ट्री फार्म होता था। तो वो गाड़ियाँ आती थी तो वहाँ खड़ी होती थी। ठीक हो नई गया। नई आबादी बन रही थी उस वक्त, तो आबादी ही नहीं थी। तो यू वैगन हमने ही चलाई थी, अच्छा जी। क्योंकि वो वहाँ से लोगों को परेशानी हो रही थी, जो रहते थे, थोड़े लोग रहते थे। तो हमने यू वैगन को बोला भाई यहाँ पे ले आओ। तो जब वो वहाँ पे हम लेके पहुंचे उसको, तो उन्होंने देखे कि वो गाड़ी खड़ी है अंडे अंडे की। रखे हुए हैं। हाँ जी, तो उन्होंने कहा अंडा मोड़, तो शुरू हो गया अंडा मोड़। ठीक हो गया। तो वहाँ पे अंडा मोड़ शुरू हो गया जी। तो आज दिन तक वही चल रहा है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरा मैं आपको बताऊं कि सुई गैस नहीं लग रही थी। आपको याद होगा उन दिनों में नहीं लगती थी। तो जुनेजो साहब वजीर बॉस आजम थे। मुझे याद नहीं, मैं नहीं पैदा हुआ था। अच्छा चले, इनको तो याद होगी ना जी। सही है। तो वो जुनेजो साहब वजीर आजम थे। अच्छा। तो जब ये हम बैठे, हमारी शादमान वेलफेयर सोसाइटी बनी थी जिसका मुझे सदर बनाया था अच्छा, उन्होंने। माशाल्लाह। हमने सब ने मिलकर पहली वही बनाई थी। तो हम जब वहाँ बैठे सारे, तो कहने लगे जी कैसे लगे यार, गैस का तो बड़ा मसला है, ये है वो है। तो मैंने अपने साथ 2 बंदे वहाँ से लिए, जो एक नशो इशात सेक्रेटरी था और एक जनरल सेक्रेटरी। उस वक्त आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग से वाबस्ता थे? मुस्लिम लीग से तो मैं था ही था। अच्छा। लेकिन ये तो हमने शादमान के आप शादमान वो भी का थे? एक वो बनाया था, तो उसका मैं सदर बनाया सही। था। तो मैंने बोला चलो भाई हम चलते हैं इस्लामाबाद। हम तीनों ने सीधे, हम पहुंचे सीधे वहाँ इस्लामाबाद। खैर वो आपको पता है वज़ीर आज़म तक पहुँचते पहुँचते बड़ा मसले होते हैं। जी। लेकिन अल्लाह ने पहुँचा दिया, कोई जान पहचान निकल आई, कोई कुछ हुआ, वो ऐसी करते बात करते पहुंच गए। गए। मोहम्मद खान जुनेजो की जी हुकूमत है। हाँ, बिल्कुल। ठीक। तो जब पहुंचे तो अच्छा, मोहम्मद खान जुनेजो से कुछ ना कुछ मीटिंग में होती जाती थी बात। हम तो खैर उस वक्त मैं प्राइमरी का सदर था अपने इलाके का। तो वो हो जाती थी। तो उसने मुझे देखा तो कहने लगा हाँ इकबाल कैसे आए हो, मुझे जानता था नाम से। तो अल्लाह ने जन्नत फिरदौस में जगह दे। आमीन जी, आमीन। तो मैंने कहा जी ये मसला है हमारे उसमें। तो दरख्वास्त मैंने आगे रख दी उनके। उन्होंने फ़ौरन ऑर्डर कर दिया। वो लेके अब पहुँचे FD के पास यहाँ पर कराची। उसने फ़ौरन उसकी कार्रवाई शुरू कर दी। भाई जारी बात है, वज़ीर आज़म था। जब वो की तो अल्लाह का शुक्र हो, गैस पड़नी शुरू हो गई। उसका दफ्तर भी हमने वहीं खोल लिया, कच्चा सा दफ्तर बना लिया, चादरें वादरें डाल के वहीं पे। प्लाट हमारा ही था, उसी में हमने बना लिया। अब बना के हमने क्या किया कि चलो भाई ये लोगों को यहाँ पे आओ भाई एप्लीकेशनें दो, ठेकेदार आ गए, ये वहीं से हमने सारा सिलसिला शुरू किया। और फिर मज़े की आपको बताऊँ, फिर मुझे वहाँ पे उस वक्त आपको पता है बाद में जब बेनज़ीर की हुकूमत, इनकी हुकूमत आई पीपल्स पार्टी वालों की, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे पीस कमेटी के चेयरमैन बना दिया। सही। तो मैं फिर वहाँ पे बाकायदा टैंकरों की पर्ची देता था। तो लोग जाके टैंकर लेके आते थे, डालते थे। ये बहुत पुरानी खिदमत जो अल्लाह ने तौफीक दी, उस वक्त की आपको बात बता रहा हूँ। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि ये डेवलप के काम अल्लाह कराता रहा मेरे से। और आज भी आप शादमान में 7D में 14A 14B में बता रहा हूँ आपको, 7D का इलाका, मुझे उम्मीद है कि आप किसी से पूछ लेंगे तो बता देगा वो उनका घर है सरदार साहब का, वो वहाँ रहते हैं, ये है वो है, क्योंकि सबसे पुराना मैं था। सही। और हाँ, बिजली की बात बताऊँ, बिजली हमारे यहाँ नहीं आती थी क्योंकि वो पूरा 14A का जो था ना, उस पर प्लाटों में बड़े खंबे लगे हुए थे हाई टेंशन लाइनों के। तो वो नहीं हो रहा था। तो गवर्नर होते थे कौन, जहांदाद खान, गवर्नर जहांदाद खान। वो तो सुना होगा ना आपने, अगर देखे रही हो तो सुना होगा। सर, असल में सियासी तालिबे इल्म है की हैसियत से आप मुझसे अगर भुट्टो दौर की भी बात करेंगे तो मैं जरूर उसमें कहीं ना कहीं। अल्लाह खुश रखे। तो जब वो जहांदाद खान होते थे तो मैंने बोला भाई चलो, अच्छा वो MS होते थे कर्नल मतीन। अच्छा, मेरा एक कज़न था, वो था कैप्टन था, वो उसके मतलब वो थे आपस में। तो मैंने उसको कहा अपने कज़न को कि यार गवर्नर से किसी तरह हमारी मीटिंग करा दो। तो वो गया जी, उसने कर्नल मतीन को बोला, कर्नल मतीन ने हमारी मीटिंग सेट कर दी। जिंदाबाद। हम 2-3 आदमी चले गए गवर्नर साहब के पास। हमने कहा जी अच्छा तस्वीरें लेके चले गए कि देखें ये हमारे मकान नहीं बन रहे हैं, हमारा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पूरे इलाके की बात। मेरा मकान बना हुआ था, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, और बिजली नहीं आती हमारे यहाँ, ये मसला है ऐसा। जब मैंने बताया तो गवर्नर ने ऐसे करके देखा, मेरे ख्याल में वो भी इंतकाल कर गया, अल्लाह उनको भी जन्नत फिरदौस में जगह दे। ऐसे कर देखा तो मुझे सिर्फ इतना कहा, वेल मिस्टर सरदार, एक बात याद रखो, अगर ये गलत हुआ तो तुम जेल जाओगे। बड़ा सख्त कड़क इंसान थे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, आप मिलिट्री उससे थे ना। हाँ, मैंने कहा आप तस्दीक कर लें,
अगर गलत है तो बिल्कुल मैं हाजिर हूँ, और अगर सही है तो आप क्या करेंगे, मैंने ये भी पूछ दिया। अच्छा वाह, मेरी वाह। अच्छा यहाँ भी तो सरदार है ना सामने बैठा हुआ, ये कौन सा हल्का आदमी ये था? अल्लाह का करम है कि अल्लाह का मेरे करम। से बोल बात हो जाती है। सही। अब मैं मुशर्रफ साहब को बोल देता था आपकी दुआ से, वाह वाह। तो खैर वो जो हो गया सो हो गया। तो वो मुझे कहने लगा कि फिर आप देखो 15 दिन में ये आपके बढ़ जाएंगे। तो अब मैं बाहर निकला, मेरे बना ये भी सियासी डलाए के हाँ। दिन में सोचा, बाहर आया, मेरे बना भाई 15 दिन का बोला है कोई गवर्नर साहब ने, अब देखो क्या होता है। आप यकीन करेंगे 15 दिन तो दूर की बात, 10 दिन में पोल हटने शुरू हो गए। शाबाश, समझे वाह जी? वाह वाह वो वाह। पोल हट गए अल्हम्दुलिल्लाह। वो फिर मतलब है कि सिलसिला शुरू हो गया, बिजली लगनी शुरू बिल्कुल हो गई, सही, सब कुछ। बिल्कुल सही है। नाजरीन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए। बहुत अहम गुफ्तगू जो है वो सरदार साहब के साथ जारी है, मिर्ज़ा भाई के साथ जारी है। वापस आऊँगा तारिक भाई आपकी तरफ। जो क्रिकेट के मामलात में बेहतरी आई, बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनकी तरफ कब तवज्जो जाएगी? हॉकी हमारा कौमी खेल है, बहुत ज़बूहाली का शिकार है। फुटबॉल में हमारे पास बड़ा टैलेंट है, बॉक्सिंग में हमारे पास बड़ा टैलेंट है। ख़ास तौर पे हमारे लियारी के बच्चे जो हैं वो जब बैनुल-अक़वामी इवेंट में जाते हैं, कब इनकी तरफ तवज्जो आएगी? असल में जब तक आपकी नीयत सही होगी ना, ये सारी गेम्स भी सही हो जाएंगी और एसोसिएशन भी सही हो जाएंगी। असल में मसला ये है कि आप इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन पे जाते हैं। आहा। जहाँ आप सिलेक्शन पे चले गए तो फिर मेरिट तो कुछ नहीं है ना। अब आप बॉक्सिंग की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। 2012 से बॉक्सिंग की जो एसोसिएशन है, जो बॉक्सिंग के लोग थे, ठीक है ना, जिसमें चौधरी प्रोफेसर अनवर चौधरी के साथ जो टीम थी, वो टीम माइनस हो गई, दूसरी टीम आ गई, ठीक है ना, उन्होंने कब्जा कर लिया, वो मामला चलते रहे, लेकिन वो टीम मौजूद है। ज़ाहिर है उसमें जो भी मामला हो सकते हैं, दूसरे लोग बाहर हैं। भाई आप फ्रेश इलेक्शन कराएं, दोनों को बिठाएं और बॉक्सिंग को प्रमोट करें ना। 2012 से पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल इवेंट नहीं हो सका, और जो पिछली बॉडी थी उसने 2010 में भी बेनज़ीर के नाम से इंटरनेशनल इवेंट कराया, जब कोई टीम आती नहीं थी पाकिस्तान में, तो उन्होंने 10 से 12 टीमें पाकिस्तान में बुलाई। उसके बाद कराची में किया इवेंट, नेक्स्ट एडिशन। उस 2 इवेंट के बाद फिर उसके बाद पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं हुआ। बॉक्सिंग में टैलेंट बहुत है, लेकिन ये कि जो राइट मैन टू राइट जॉब वाली बात है, हाय 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 हाय, तो वो वाला हाल है। तो उस फुटबॉल- तरह ये फुटबॉल पे क्या फुटबॉल कहना में अब चाहेंगे? देखें ना, फुटबॉल में अब 8 साल के गैप के बाद इलेक्शन हुए, मोहसिन गिलानी साहब आए, लेकिन अभी भी मामला कुछ चल रहे हैं। लेकिन उसमें ये कि बेहतरी ये कि जूनियर लेवल पे, मेरी उनसे एक इंटरव्यू में, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी, तो मैंने उनको सजेशन दी थी कि आप अंडर 10, 12, 14 और 16 इसमें पाकिस्तान में ग्रोथ ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा आप एशिया लेवल पे पकड़ सकते हैं टीमों को। सही। और आपने जापान से भी ड्रॉ किया हुआ, जो वर्ल्ड कप खेलती है, आपने ईरान से भी जीता हुआ है और ड्रॉ भी किया हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर आपने उनको छोड़ दिया। तो आपके पास अच्छे कोचेस भी हैं, आप इसको ग्रूम टैलेंट करेंगे। तो खैर टैलेंट तो मैंने कहा ना कि अब आप सिर्फ लियारी से ही आउटसाइडर प्लेयर को, मतलब आउटसाइडर से मुराद ये है कि जो पाकिस्तानी हैं लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिक में, उनको लेके अगर आप टीम से चलोगे तो वक्ती तौर पर तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, आपकी टीम जीती भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा ये कि आपके गोल प्रोजेक्ट 8 थे, वो पैसा फीफा से आया लेकिन बर्बाद हो गया। सिवाय एक लाहौर के जो फीफा हाउस है, उसके अलावा कराची का 8 करोड़ में वो प्रोजेक्ट बना और वो मिट्टी हुआ है। हाय हाय हाय, टाइम लगेगा लेकिन चीजें बेहतर हो सकती लेकिन हैं। उसको अगर अगर डिजाइन करने सही वाले किया हों- जाता, करने वाले हों तो चीजें बेहतर हो सकती हाँ, हैं, लेकिन टाइम किया जरूर जाए। लगेगा। हॉकी की बात आपने की, उसमें हॉकी में सिर्फ ये है कि अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उनसे इंसेंटिव लिया है। अरे वो तो और मैं पैसे रोजाना दिए, रोजाना लेकिन पैसे अखबार नहीं पढ़ता होते। हूँ, वो मेरी तो प्रो आदत है हॉकी ना, वो लीग है। बचपन से तो वो उसमें लिखा होता है कि वो डेली अलाउंस ही नहीं मिला। हाँ, वो अब मिलने शुरू हो गए। अच्छा हो गया है। कुछ बेहतर हो गई। जो मेन अब उनको टारगेट था
जो हॉकी लीग हो रही है उस पर बड़ा पैसा था, क्योंकि वो 6 महीने चलनी है। तो अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया बल्कि टीम पहुंच गई होगी, तो वहाँ मैचेस चल रहे, तो वो एक अच्छी खासी अमाउंट थी जो गवर्नमेंट ने उनको दी है। तो अब थोड़ा सा हॉकी में आपको कुछ थोड़ी सी बेहतरी समझ लेके आए, लेकिन रैंकिंग अभी भी आप 10 के अंदर नहीं है, 10 से ऊपर ही है। और ये तो अलमिया है ना भाई, एक हमारा खेल जिसमें हम हमेशा टॉप पर रहे हैं। और मुझे वो उनकी भी कमेंट्री याद आ जाती है उमर शरीफ भाई की, कि वो कहते हैं समीउल्लाह कलीमुल्लाह, समीउल्लाह कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह समीउल्लाह, और ये दोनों भाई खेल रहे हैं, बाकी टीम चाय पी रही है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको वो भी बता दौर दूं, गुजरा है पाकिस्तान। इसमें एक चीज़ बता दूं, ओलंपियन हनीफ खान से हमारी एक बात हुई थी। हनीफ भाई को भेजे ना किसी दिन शो में। बात ये है कि उन्होंने कहा 94 का हमने, वो 84 का ओलंपिक हमने जीता लॉस एंजलिस में। सही, इस्लाउद्दीन की क़यादत में, नहीं, मंजूर जूनियर की। मंजूर जूनियर। उनका कहना यह था कि ये हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते थे, ये ओलंपिक अच्छा, जो था ना फाइनल। हाँ। बोला वो मंजूर जूनियर इतना आउट क्लास खेल गए सेमीफाइनल में, अच्छा कि वो सिंगल हैंडेड वो मैच जितवा गए। वाह वाह। और फाइनल में जिस तरह आपकी टीम खेली है, इस आसन सरदार और बाकी सब, इस्लाउद्दीन तो चले गए थे, अच्छा, उस टीम से 9 प्लेयर आपके माइनस हो गए। ओए होए, जो जीती हुई टीम थी उससे अगर आप 9 प्लेयर माइनस कर दें तो फिर आपका जो डिक्लाइन आया, तो वो आप देख लें उसके बाद फिर क्या वहाँ वो फिर एक झटका मेरा ख्याल है शहबाज जूनियर की क़यादत में, शहबाज सीनियर की उसमें क़यादत में वो भी लिया, उसके बगावत बाद- हुई थी, उसके बाद बस हाँ, वो फिर आगे नहीं बढ़ सका। तो ये चीज़ है। यूथ को फोकस करना है, यूथ की सलाहियतों को उजागर करना है। तारिक भाई बात कर रहे थे टाइम लगेगा तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ये जो अब हम एक नए एरा में दाखिल हो गए हैं, कितना टाइम लगेगा पाकिस्तान को इस सारे मामलात को समझने में कि हमारे बच्चे को अवेयर होना है, हुनरमंद होना है, आईटी की तरफ आना है, बाकी सारे जो कोर्सेज हैं उनसे अब हटकर इस तरफ आएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया का हवाला जो है यही बन रहा है। देखें, बिल्कुल आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात की, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो अवेयरनेस का ख़ास फुकदान है। पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते ज़रूर हैं स्कूल लेवल पर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और उसके बाद फिर उनको डाइवर्ट करते हैं जॉब्स के लिए। होना ये चाहिए न्यू जनरेशन के लिए कि आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के टेन्योर में रहते ही अपने आपको आईटी एक्सपर्ट, आईटी स्पेशलिस्ट बना लें उसी टेन्योर में। सेकेंडरी क्लासेस से ही जो है वो स्किल्स शुरू हो जाएं। बिकॉज आफ्टर मैरिज या बिल्कुल जिम्मेदारी आने के बाद आपके पास सेक्रीफाइस करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास टाइम पीरियड नहीं है। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है शादी वो के है, बाद, मतलब चलें आप बात मुकम्मल कर रहे हैं, फिर सरदार साहब आपसे मैं पूछूंगा कि शादी के बाद कितना प्रेशर आता है। एग्जैक्टली एक नौजवानी के दौर में जब आप बिल्कुल आज़ाद हैं जिम्मेदारियों से, तो वही आपके लिए एक ज़बरदस्त वक्त है कि आप कुछ बन जाएं और आप ऐसे कैरियर को चूज़ करें कि जिसके लिए आपको डिग्री लेकर दर बदर जॉब के लिए धक्के ना खाने हों। क्योंकि पाकिस्तान, स्पेशली कराची, जितना आप लोगों ने गुफ्तगू की, आप हाल जानते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और नाजरीन, ये नौजवान जो हमारे साथ बैठा हुआ है, यकीनन हम इसको आगे भी मदऊ करते रहेंगे, इससे आपको अवेयरनेस मिलेगी। इसके साथ जुड़ने वाले जितने भी नौजवान दोस्त होंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वीनस, चूँकि हमेशा हमारे मालिकान की ये ख्वाहिश रहती है कि यूथ को प्रमोट किया जाए, तो पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ वर्कशॉप्स जो हैं वो मुनक्किद किए जाएं, ताकि उन नौजवानों को सीख मिले, समझ मिले और वो आगे अपने मामलात को लेकर चलें। बहुत अच्छा जो आपने जुमला दिया था, चूंकि मेरे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है ना वो हंसता, मुस्कुराना, खिलखिलाना है, तो बॉस की तरफ आते हैं। बॉस, ये जो नौजवानी का एक दौर गुजरता है हर एक पे, आप पे भी गुजरा है। सरदार मोहम्मद इकबाल खान एक नौजवान, बांका, सजीला, खूबसूरत, कभी किसी ने कहा नहीं कि यार तुम तो लाला सुधीर में मिलते हो, आ जाओ फिल्मों में चले? देखिए जी, वो ठीक कह रहे हैं आप, माशाल्लाह। ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई थी एक दो दफ़ा, लेकिन ज़ाहिर बात है हमारे घरेलू जो मामलात थे ना वो ऐसे थे कि वो तो जाने का नहीं हो सका, बिल्कुल सख्त थे। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ अच्छा ही हुआ कि हम नहीं गए। तो बाकी रह गया मामला, जहाँ तक जवानी का मामला होता है, शादी करता है आदमी, सब कुछ है। तो मेरी शादी ज़रा थोड़ी सी जल्दी हो गई थी, मतलब उम्र के लिहाज से। ऐसे तो होती है कोई 30 साल, 32 साल, 35 साल। कराची में तो कम से कम 30-32 तो मेरी नहीं, कराची में हुई थी, लेकिन नहीं, मैंने कहा कराची वालों का मिजाज ये है कि 30-32 जल्दी तक हो जाते गई हैं। थी, जारी बात है। आपको पता है
ये जो कबीले वाला सिलसिला होता है ना, कबाइल वाला, उस हिसाब से उन्होंने ज़रा जल्दी कर दी थी। खैर चलो 20-22 साल में हो गई थी ये समझ लें। तो अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, मुझे तो अल्लाह ने बहुत, अल्लाह का मेरे पे बहुत बड़ा करम रहा है। मेरी वाइफ अभी भी याद है माशाल्लाह, अभी कतर गई हैं बेटे के पास, और हमारे 4 बेटे हैं जी मेरे माशाल्लाह, सब वेल सेटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी दुआ से आप हंसना नहीं, 7 बेटियां भी हैं। अरे माशाल्लाह। तो इस तरह से नहीं जी, मेरी खुद 7 बहनें। अच्छा, मैं 7 बहनों के बाद पैदा हुआ हूं, तो मेरे लिए तो ये हमेशा तो मुकद्दम मतलब वाला है है। कि इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त ज़ाहिर बात है मेरी वाइफ को इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, जो अब बुनियादी होता है वो पढ़ी लिखी थी उस हिसाब से। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको सही तरीके से पाला पोसा बड़ा किया, और आज अल्लाह का शुक्र है वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे पैमाने पे अपने अपने कर रहे हैं, और वो फरमाबरदार है अपने माँ बाप के, जो सबसे बड़ी बात आजकल के दौर में ये है। ये कहीं आपको अल्लाह का इनाम है। मैं कहता हूँ अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। मैं अभी भी कभी कभी घरों में जाता हूँ। अब एक वाकया और आपको मजे का सुना दूं। हमारे एक दोस्त हैं, सईद साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ हमारी इस तंजीम में भी हैं, वो सदर भी हैं इसके हैदरी मार्केट के। माशाल्लाह। तो वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा जी मेरे बेटे का कतर में कोई मसला है। तो मैंने कहा, बोलो मैंने सुना आपका बेटा वहाँ आर्मी में है और आप उसका मसले का हल कराएं। मैंने कहा अभी ठहरो। मैंने उठाया, मैंने फ़ोन किया। अच्छा मैं फ़ोन करता हूँ, बात नहीं करता हूँ, बस मैसेज आता है कि मैं फ़ोन करना चाह रहा हूँ, मेरे से बात करो। 1 मिनट में उनके सामने फ़ोन आ गया मेरे पास। तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम किया। उसने बोला अबू जी हुकुम। तो मैंने कहा बात सुनो, वो हमारे एक दोस्त हैं और उनको मतलब है कि उनका बेटा है वहाँ पे, ये उसका नंबर है, नोट करो, और ये ना सोचना वो तुम्हें फ़ोन करेगा, तुम उसको फ़ोन करो और जाओ उसके पास, उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो। ये है खल्के खुदा की खिदमत का असल हवाला। अब मज़े की बात बताऊँ आगे। तो उसने कहा अबू वो मुझे कह रहा है, मैं चुप कर उल्लू का पट्टा वो सुन रहा है, मेरा दोस्त सुन रहा है यहाँ पे। वो मुझे कहता है तो बेटे को ऐसे करते हो। मैंने कहा ऐसी की तहसील की, अभी तो मेरे में अल्लाह ने जान दी हुई है, समझे ना जी। आप यकीन करें मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। तो उसने बोला ठीक है अबू मैं करता हूँ। तो दूसरे दिन उसने मुझे आके बताया जी वो आपका बेटा गया, बात हुई, सब कुछ कर लिया उसने जो कुछ था वहाँ का मामला। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा सादतमंदी का जो हवाले है ना, ये भी मैंने कहा ना अल्लाह ताला का इनाम है। मैंने यही कहा। तो आजकल देखा ना, मैं ये भी देखता हूँ, मेरे पास हम उसमें पार्क में वॉक करते हैं वहाँ शादमान में कभी कभी, तो सारे बेचारे मेरी तरह जवान ही होते हैं वहाँ पे। तो हम बैठते हैं, जब बैठ के हम बातें करते हैं तो वो कोई कहता है मेरे बेटे ने मेरे साथ ये किया, मेरे बेटे ने वो किया, मेरे बेटे ने वो किया। तो मैं ऐसे हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके हाल पे भी रहम कर, इनके बच्चों को हिदायत दे, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तूने मुझे ऐसी औलाद दी है कि वो मेरे साथ बेटे बेटियाँ सब जी। मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी, पहले नैब में थी, फिर मैंने उसको कहा बेटा छोड़, नौकरी वोकरी ना कर, तू माशाल्लाह हाई कोर्ट की वकील भी है, तेरा अपना चैम्बर भी है, तो तू अपना कर, ज़्यादा अच्छा है। तो वो उसमें चली गई। तो वो अल्लाह का शुक्र है जी, वो भी बहुत कॉपरेट है। कई में उसको केस देते तो मजाक करती है, अब वो फ्री वाले केस भेज देते हैं। तो मैं कहता हूँ ये उसके लिए भेजता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं भेजता हूँ। अल्लाह तुम्हें उससे अजर देगा। तो अल्लाह का शुक्र है, जो हमारे बस में होता है हम कर रहे हैं सारे मामले। आमिर भाई ये वक्त तो आप पे भी गुजरा ना। वो पहली लड़की कौन थी जिसको देख के दिल की धड़कन तेज हुई? मतलब मोहल्ले की थी, स्कूल की थी, कॉलेज की थी? तालीम हासिल की सर, तो वो VVS पारसी हाई स्कूल है, को एजुकेशन। तो वो कोई एजुकेशन नहीं है। अच्छा। उसका जो दूसरा स्कूल वो है मामा पारसी। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। तो वो उस पर इत्तेफाक से लड़कियां थी नहीं। जो कॉलेज था उस पर भी लड़कियां नहीं थी। अरे ये तो बड़ी, ये तो फिर क्या जिंदगी है फिर? तो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। 96 में जो लड़की मिली वो मेरी वाइफ बन गई। अरे वाह वाह। आज तक साथ है। नहीं तो उसमें फड्डे वड्डे नहीं हुए बीच में? कोई फुप्पा भी नाराज हो जाते हैं नहीं ये शादी नहीं हो सकती? लेकिन कॉलेज लाइफ में जो है वो जो तालीम थी ना, तो उसमें को एजुकेशन था, तो उसमें बहुत सारे मराइल आए। तो क्योंकि रहमान साहब ने सही कहा है, तो वो फिर मैं आपसे अकेले बता दूँ। दूसरा एक पैगाम ये देना था व्यूअर्स को कि हम लोगों ने अपने PG के प्लेटफॉर्म से 12 हेडिंग्स बनाई हैं सर। अच्छा। जैसे अभी आपने जिक्र किया यूथ विंग का, ठीक तो है। हमारे पास यूथ विंग का एक सब्जेक्ट बन गया है। दूसरा सर ये पाकिस्तान का झंडा हमने लगाते हैं ना अपने सीने पे, इस पे 35% मिनॉरिटीज़ विंग का है। आप ये देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आमिर भाई आपने। तो सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को आपके चैनल के हवाले से कि हमने उस झंडे के वाइट सेक्शन को फोकस किया है। अल्लाह का शुक्र है सर कि हिंदू बरादरी, ईसाई बरादरी, सिख बरादरी
और हमारी पारसी बरादरी ने हमारे पाकिस्तान जस्टिस एसोसिएशन में शमूलियत इख्तियार कर ली है। यही कायद का फरमान था कि यहाँ की अक़लियतें मुकम्मल आज़ाद होंगी, आज़ाद होंगी, और उनका फरमान था कि जो चाहे जिस तरह चाहे रह सकता है। जी। तो हमने जो 8 तारीख को YMC का है, तो अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है, सरदार साहब से बड़े वो मानूस थे, नाम सुना हुआ था, तो उन्होंने कहा कि YMC ग्राउंड आपके लिए ता है, जब तक वो प्रेसिडेंट है, 3 साल के प्रेसिडेंट हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ प्रोग्राम करें। जिंदाबाद। और वो अभी न्यू इलेक्शन हुए हैं, तो न्यू, जी सर, तो अभी उस पर न्यू जो हुए हैं बिशप, वो डॉक्टर हैं, 14 अस्पतालों के पैरा मेडिकल स्टाफ के हेड भी हैं। जी, मेरी मुलाकात रही है बिशप साइमन अशर साहब, वो आपके प्रोग्राम में अगर आप बुलाएंगे तो ज़रूर जी। आएंगे। जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएंगे जी। तो वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, और उन्हीं की क़यादत में जो 8 काबिना है उनकी रुकनी, वो भी है हो गई। तो हमने 12 हेडिंग्स बनाई है। एक यूथ है सर, एक मिनॉरिटीज़ विंग की चेयरमैन, इस तरह लेडीज़ विंग, फिर स्टूडेंट विंग, सही। फिर हमने स्कॉलरशिप की भी हेडिंग रखी कि आपके तवज्जो से अगर कोई बंदा आता है स्कॉलरशिप, तो 35,000 पर ईयर का वो स्कॉलरशिप है, वो भी हम इंशाअल्लाह शुरू कर लें। जिंदाबाद। और वो हमने इस प्रोग्राम में 5 स्कॉलरशिप्स डोनेशन के तौर पे रखी हैं, ताकि वो जो है बैलेटिंग के थ्रू उनको मिल जाएँ। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद हमने स्कूल्स, फिर हमारे डिप्टी मेयर सलमान बड़ा साहब बड़ी इज्जत करते हैं सरदार साहब की, तो उन्होंने 7 बड़े अस्पताल हमें दिए कि आप उसको सरदार साहब लुक आफ्टर करें, जिंदाबाद। जिसमें अब्बासी है, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ है, लेप्रोसी है, सोबराज मैटरनिटी होम है, खालिद रफ़ीकी शहीद है, उसके बाद हमारा जो आखिरी जो है वो गवर्नमेंट चीज़ अस्पताल न्यू कराची है। सही। तो वो नए साल में हम उसको शुरू करेंगे, आपकी चैनल से, आपके प्लेटफॉर्म से उसके बारे में उनके MS को भी आपके पास लेके आएंगे, ताकि वो बैठें तो देखें ये चीज़ें हैं। तो बस आमिर भाई, आम आदमी जो है वो पाकिस्तान जस्टिस एसोसिएशन से जुड़ना चाहेगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कहाँ वो रब्ता करेगा, कहाँ आपने ऑफिस बनाया हुआ है, थोड़ा सा इस और वजाहत करते चले ना। वीवर्स, ये हमारा ऑफिस जो है बहुत मशहूर जगह है शादमान, उससे ज़्यादा मशहूर जगह हमारा सखी हसन कब्रिस्तान है। सखी हसन कब्रिस्तान के सामने 14A का इलाका है, जो शादमान टाउन के नाम से मशहूर है। R520 सेक्टर 14A, बहुत आसान एड्रेस है। एड्रेस नहीं तो आप सरदार साहब का नाम ले लें, तो आपको उनके ऑफिस में ले आएंगे। सही। जो घर है उसके बराबर हमारा जो है वो अपना ऑफिस का बड़ा अच्छा शानदार सेटअप है। वहाँ पर सुबह 12 बजे से लेकर रात 10 तक वो ऑफिस खुलता है। मेंबरशिप का क्राइटेरिया बहुत आसान है, इसमें हमें कोई हाई फाई या कोई बड़ी फैमिली के लोग नहीं चाहिए। हर बंदा, हर शहरी, हर आम आदमी हमारा मेंबर है। जिंदाबाद। और इस वक्त तक जो, क्योंकि 7 महीने हो गए, तो 256 लोग हमारे मेंबर बन गए, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज मैंने बताया, ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें हैं, वकला भी हैं, बैंकर्स भी हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं, आपके खिलाड़ी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, अपना स्पोर्ट्स डिवीज़न के, वो हमारे साथ हैं। मोहम्मद असलम खान साहब हैं, अच्छा गुलाम यासीन साहब जो एडवाइज़र हैं CM के, वो क्योंकि लुक आफ्टर कर रहे हैं सारे कल्चर और स्पोर्ट्स को, जानते होंगे सर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से एक हमने गुलदस्ता सजाया हुआ है। तो बहुत जल्द उसकी जो है एक छोटी सी, मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा साहिर साहब से कि एक प्रोग्राम सिर्फ जो है PJ के तमाम मेंबर्स की, और क्योंकि न्यू ईयर का सीज़न भी है, तो जरूर करेंगे सर, आप अपना जरूर वीनस पे करेंगे, करें या जरूर अपने उस करेंगे। प्लेटफॉर्म से, हम चाहते हैं जरूर केक करेंगे कटिंग हो, वो इंतज़ाम हमारा हो सारा। जी बिल्कुल बिल्कुल Thank you, करेंगे, sir. बिल्कुल जरूर हमारे पास तशरीफ लाएं वहीं पे इंशाल्लाह। दफ्तर में, या यहाँ कर लें। इंशाल्लाह बाहर कर लें जैसे आपकी मर्जी। सर बिल्कुल करेंगे। सूरत हाल यही है नाजरीन, कि अपनी ज़ात से भला करने का हवाला है, जी हाँ। और भला करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। तारिक भाई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। कराची के हवाले से हम बात करते हैं, हमने फुटबॉल की बात की, हॉकी की बात की, क्रिकेट की बात की। कराची के हवाले से कहीं कहीं आवाज़ सुनने को मिलती है कि कराची के खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। किस हद तक दुरुस्त बात है या सिर्फ परसेप्शन है? 50-50 अच्छा है, इसमें ज्यादती है, नज़र अच्छा, भी आती है। अच्छा सबसे ज़्यादा मिसाल सरफराज आपके सामने ही है। ठीक। उसके अलावा भी गेम्स हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो अच्छा, ये टैलेंट है ना, deliberately होती है? जो टैलेंट है ना, या जो परफॉर्मेंस है, वो तो कहते हैं ना खिड़की तोड़ के निकल जाएगा।
सही, मजबूरी है आपको उसको लेना, आहा, तो वो फिर कहीं नहीं रुकता। बिल्कुल जैसे आपकी मजबूरी थी कि भाई ले, तो वो प्लेयर दे रहा है। साइम अयूब आपके सामने की जी मिसाल हाँ, है, जी हाँ। इतना आउट टीम क्लास कर मेंबर है दिया। वो यहाँ हाँ। बॉलिंग में कुछ कर देगा, अगर बैटिंग में नहीं किया, बैटिंग में कर लिया तो शायद कहीं फील्डिंग अब में आप कर लेगा। आप नोमान अली की मिसाल देख जी, लें, नोमान अली की किस मिसाल। एज में वो खेलने आया माशाल्लाह। और उसने क्या परफॉर्म किया। आप जी हाँ। देख लें कि वो आईसीसी अवार्ड भी जीत गया। अच्छा, मैं कराची का जो मामला है ना वो सिर्फ उर्दू बोलने वाले तक महदूद नहीं रखता हूँ। अबरार अगर हाँ पश्तो जबान बोलता है लेकिन वो कराची का है, और जो दीगर यहाँ यूनुस के खान यहाँ से खेल गया, शाहिद खान आफरीदी, हाँ मतलब ये बात तो ये कराची है, कराची तो सब ये mix है ना। कराचीआइट है। जो सरदार साहब आपने जो बात की कि जिसका यहाँ का शनाख्ती कार्ड है, जी हाँ, वो है कराची कोई वाला। भी जबान बोलता है, वो बिल्कुल, हमारा मुकदमा है, बिल्कुल, बिल्कुल, हमें लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हम उस पे हुए हैं। लेकिन ये कि ओवरऑल जो खिलाड़ियों के साथ होना चाहिए ना, वो उनको नहीं हो रहा है। अवेयरनेस नहीं है उनमें भी, आप बड़े डाइट के हिसाब से भी नहीं। बड़े खिलाड़ियों के साथ आप रहे, बड़े बड़े आपने स्टार्स बनते और बुझते देखे। हुए, कौन ऐसा था कि जो आपकी मेमोरी में रहता है कि यार बहुत ही हम्बल, बहुत पोलाइट, बहुत जबरदस्त आदमी था? अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक, उसकी मासूमियत का आपको मैं किस्सा सुना दूं। भाई सुना दे। हमारे बच्चों के स्कूल में जाए ना, सालाना फंक्शन होते तो रिक्वेस्ट करते कि यार कोई खिलाड़ी। अब ये उन दिनों में नेशनल बैंक पे खेल रहा था, T20 का इवेंट चल रहा था। मैं चले गया, मैंने कहा यार रज़ा की, वो उतर के आ गया अपने जूते शूज़ ले, बोला तारिक भाई बताएं क्या है। मैंने कहा यार सुबह 10 बजे है क्योंकि कल मैच नहीं है, और जिस दिन मैच ना हो ना तो थोड़ा सा प्लेयर रिलैक्स होता है कि अब मेरी मसरूफियत नहीं है तो मैं आ सकता हूँ। उन्होंने कहा कितने बजे जाना है? मैंने कहा सर 10 बजे। तो बोला कहाँ ठहरा? मैंने कहा पीसी में। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। तो फिर मैं चले गया, तो उसने मासूमियत से कहा ये कहाँ जाना है? मैंने कहा ये करीब है। बोले यार टैक्सी में चले चलते हैं। मैंने कहा सर इतना बड़ा स्टार, ऑलराउंडर, कह रहा मैं टैक्सी में चले आता हूँ, वो मसला नहीं। मैंने कहा नहीं सर, वो मैडम ने गाड़ी भेजी मुझे, और माशाल्लाह वो अल्लाह उनकी खरी के रहमत करे, जो वहाँ की प्रिंसिपल थी साबरा, तो उन्होंने अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी भेजी, उसमें गया और काफ़ी देर तक वो वहाँ पे, ज़ाहिर है रज़ाक उस ज़माने में ऑलराउंडर बहुत आउट क्लास था। मुझे अब उन दिनों फिर दानिश कनेरिया भी आगे जो पीछे ही रहते थे। सही। लेकिन बात यही है कि वो जो मासूमियत है ना उसकी, तो वो बिल्कुल। जावेद भाई के साथ कुछ गपशप रही है आपकी? जावेद मियांदाद पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का एक बहुत ही अल्फ लैलवी किरदार है। जी जी ऐसे ही है जावेद भाई तो माशाल्लाह। हमने उनको आखिरी दफ़ा कराची में, मतलब पूरा स्टेडियम खड़ा हुआ था और जावेद मियांदाद वो ग्राउंड के चक्कर लगा रहे थे। वो 96 का वर्ल्ड कप था, वाह वाह, जब वो अपना आखिरी मैच खेल रहे थे। सही। पूरा ग्राउंड फुल जाम पैक जो है उसका वो कर रहा था। जावेद में क्वालिटी थी कि ज़ाहिर है वो प्लेयर्स और उसको विकेट और इनकी एडवांटेज रहा है, और ज़ाहिर है अब इमरान से उसकी 19-20 रहती रही है। लेकिन ये कि ओवरऑल अब आप देखें जो चीज़ उनको चाहिए थी ना, वो बोर्ड ने भी वो चीज़ में उसको फ़ायदा नहीं लिया। उनको हालांकि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी लगाया, कई चीज़ें हुई, लेकिन वो इस चीज़ में उनसे कोई चीज़ करने वाली थी ना, उनको अगर किसी और असाइनमेंट देते तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस आपकी पर्सनल राय मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बैरूनी दुनिया से हम कोच लेकर आते हैं, कंसल्टेंट लेकर आते हैं, तो वो बेहतर होता है या लोकल आदमी आपकी ज़बान को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ कर आपको समझा रहा होता है, या ये हमारे खिलाड़ी आते ही नहीं है काबू में लोकल के? बात ये कि लोकल से अगर पहले तो आपको ज़बान का इशू आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन जाहिर है वो अपनी स्किल के हिसाब से चल रहा होता है, लेकिन बोर्ड को उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है कि भाई इसने तो चले जाना है, कुछ करना नहीं है। लोकल होगा वो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगा कि जी बोर्ड ने मुझे यूं कहा, मेरा प्रेशर था, वो 10 चीज़ें। ज़ाहिर है आपने लोकल भी काफ़ी देख लिए, लेकिन इस टीम के लिए मेरी ज़ाती राय में आपके पास एक बेहतर ट्रेनर होना चाहिए। सही। कोच भले आपने रखे, लेकिन जो आप इतनी लॉर्ड टीम के साथ रखते हैं ना, वो भी आपका बोझ है। क्योंकि आपने पता चला 11 की टीम में 11 आपने बाकी उसके असिस्टेंट रखे हुए, बॉलिंग का अलग, बैटिंग का अलग, विकेट कीपर का अलग, फील्डिंग का अलग, एनालिसिस अलग और मसाजर अलग। तो पता चला वो जो जितना ड्रेसिंग रूम भरा हुआ है ना, तो वो माहौल फिर ख़राब ही रहता है, बेहतर नहीं होता। बिल्कुल सही। फिर आपको खबरें वहीं से आ रही होती हैं कि भाई झगड़े हो गए अंदर, तो ये मामला इस तरह है। लेकिन ये कि अगर आप उसको कंट्रोल से चलें और दुनिया के हिसाब से चलें, ज़ाहिर है अब वो देखें ना, साउथ अफ्रीका है, दूसरी टीमें हैं, दुनिया के हिसाब से ही चलना होगा, अपने हिसाब से चल रही होती है। बिल्कुल सही है। आपकी कैलकुलेशन नहीं है, अभी भी आप वीक पे चल रहे हैं, आपको ये एवरेज लेके चलना है।
अगली टीमें 10 का एवरेज से चल रही होती है, उनको परवाह नहीं है मैच हारने, लेकिन खेल के आ रहे हैं। हाँ, लेकिन हम बिल्कुल तो सही। सरेंडर कर जाते हैं पहले ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वो ये सरेंडर करने वाली बात जो है जो ना, वो समझ नहीं जाती। दुनिया में राइज हो गया, उसी हिसाब से चलना है हाँ, आपको। और हमारी कौम को फिर हार तो बर्दाश्त नहीं है, खासतौर पर अगर इंडिया से हो। हाँ। तो भाई आप खेल के लड़े ना, लड़ के हारे तो मजा आता है। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन अगर आप वैसे ही दे दें तो फिर समझ में नहीं आता कि यार इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े नाम, लेकिन आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल दुनिया के हिसाब से चलना है। जुमला क्या आया? अब हमें दुनिया के हिसाब से कैसे चलना है अब्दुल रहमान साहब? आईटी के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, एलोन मस्क कह रहा है कि भाई मैं तो सब कुछ ही, मतलब वो कह रहा है गरीब होना कोई जुर्म ही नहीं होगा, सब कुछ बेहतर करने जा रहा हूं। हमें कैसे दुनिया के साथ चलना है? देखें, हमें दुनिया के साथ भी चलना है और अपने ज़मीनी हक़ाइक़ को समझते हुए अपने स्टेप बाय स्टेप कदम को फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना है। सही। आपको अगर बिल्कुल निचली सतह पे बात करें एक आम आदमी की हैसियत से, तो आपने अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए एक जॉब लेनी है, और जॉब के साथ साथ आपने एक बेस्ट स्किल को ना सिर्फ सीखना है, उस पर आपको अबूर हासिल करना है। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो स्किल्स हैं, अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ तो मैं फ़ी चार्ज करता हूँ, जिसे लोग नेगेटिवली समझते हैं कि कमाई का ज़रिया बना लिया है। हालांकि ये सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को कमाने का एक रास्ता था, बट उसे भी मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक। अब अपनी जॉब के साथ मैं हफ्ते में 2 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ फॉर एवरीवन, सही। ताकि वो जदीद दुनिया के साथ स्पेशली रिमोट जॉब्स करें और एज आ फ्रीलांसर अपना रोज़गार हासिल करें। बिल्कुल, जिंदाबाद जिंदाबाद। कब वक्त हमारे प्रोग्राम का शुरू हुआ और सरदार मोहम्मद इकबाल खान साहब की पुरमग़ज़ गुफ्तगू के साथ कब ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी इदराक नहीं हुआ, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि अभी तो प्रोग्राम शुरू किया था, अभी प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। थोड़े से मिनट रह गए हैं। तारिक भाई, कोई मैसेज अगर आप मेरे प्रोग्राम में आए हैं देना चाहें अपने हवाले से, नए खिलाड़ियों के हवाले से, अखबारी हवाले से, कोई बात आप करना चाहें, ये आपका कैमरा सामने। तो मेरा मैसेज विनेस टीवी के हवाले से ये है कि जो भी नौजवान है, जो इस फील्ड में भी जा रहा है, उसका फोकस 100% होना चाहिए उस पर। लेकिन जो नीड है, जिस तरह हमारे आईटी एक्सपर्ट अब्दुर्रहमान भाई ने बताया कि एजुकेशन उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद जिस शोबे में भी जाए, तालीम के साथ खेल ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि अगर सिर्फ वो एक ही चीज़ कर रहा है तो आगे फिर मुस्तकबिल में जाके उसको मुश्किलात ना हो। नौजवान है वो मुस्बत सरगर्मी में जाएंगे तो अच्छा है। दूसरा ये कि वो अगर सेहत के साथ अपनी जॉगिंग वॉक उस पर भी करें, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल जो है ना, वो कहते हैं बस मोटरसाइकिल उतार के हाँ, या ये फिजिकली उसका वो खत्म हो गया, तो वो उसकी तरफ वो भी आए। नुकसान है। ग्राउंड्स भी आबाद करें। हाँ, आप अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो हम वहाँ भी देखते हैं, वहाँ सुबह मॉर्निंग जो है वो सबसे प्रायोरिटी है। वहाँ आपको 80 साल का बूढ़ा भी आपको वॉक करता हुआ नजर आएगा, नौजवान भी साइकिल चलाते हुए नजर आएंगे। लेकिन माजरत के साथ आपके यहाँ तो अगर साइकिल चलाएंगे कोई ना कोई ट्राला आ जाएगा, भी जाऊंगा तो मोटरसाइकिल पे जाऊंगा, या तो छिन जाएगी या कोई चीज़ होगी। तो प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि थोड़ा अपना फिजिकल हेल्दी भी होनी चाहिए, तो वो इंशाल्लाह फिर आपका फ्यूचर मुस्तकबिल रहेगा। सही है जी। अब्दुर्रहमान भाई, कोई अगर आप मैसेज देना चाहें यूथ के हवाले से और आईटी इंडस्ट्री के हवाले से, कोई बात करना चाहें, ये सामने आपका कैमरा। देखें, यूथ और स्पेशली पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को बेहतरीन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाते ज़रूर हैं, लेकिन आम आदमी और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बेसिक एजुकेशन के साथ आईटी स्किल्स पर अपने बच्चों को पूरा फोकस करवाएं। और इसके लिए पैसा ही ज़रूरी नहीं कि आपके पास फ़ीस के पैसे होंगे या अच्छे खासे पैसे होंगे तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कई बेशुमार फलाही इदारे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, और प्लस ये है कि मैं भी फ़ी सबीलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल के थ्रू, जिसका नाम है स्किल टू अर्न के नाम से आप देख सकते हैं, विद अब्दुल रहमान, प्रॉपर नाम लिखेंगे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप वीकली 2 दिन मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले सकते हैं, जिस पे हम बेसिकली इंटरनेट के अंदर जो जो नई टेक्निक्स हैं, SEO, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, इनके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि आपको जब ये स्किल्स डेवलप करने में आप अबूर हासिल कर लें तो आप अगर
कहीं पर भी फ़िज़िकल जॉब आपको ना मिले, जिस तरह पाकिस्तान कराची में चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं, तो आप रिमोट जॉब्स के लिए तैयार हों पहले से, फ्रीलांसिंग के लिए आप तैयार हों पहले से। आपका बच्चा जब ग्रेजुएट हो जाए तो वो जस्ट ग्रेजुएट ना हो, वो आईटी एक्सपर्ट भी बन चुका हो। और यही मैसेज है कि आप अपने बच्चों को फोकस करवाएं, क्योंकि आपके पास ज़िंदगी का तजर्बा है। दुख सुख तकलीफ़ें, दर्द, परेशानी, गुर्बत, ये आपने देखी हैं। आपका बच्चा फ्रेश है, वो आप पर रिलाय कर रहा है, तो आप उस पर रिलाय करें। आपका बच्चा इस काबिल हो कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ नौजवानी में ही उठाना शुरू कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी आमिर भाई, ये आपका सामने कैमरा, हमारे वसासत से कोई बात आप आवाम से करना चाहें कि वो पाकिस्तान जस्टिस एसोसिएशन के साथ कैसे एफिलिएट हों, और कुछ अगर कहना चाहें, ये आपका कैमरा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद लम्हात हैं आखिरी, और साहब ने बिल्कुल सही बात बोली है। पाकिस्तान जस्टिस एसोसिएशन हर प्लेटफॉर्म से व्यूवर्स आपके साथ है और आपके लिए। जब आप चाहें आप हमें pima@01@gmail.com में ईमेल कर सकते हैं, 0321923139 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चाहे आपकी कोई परेशानी हो, आईटी में दाखिला लेना हो, जॉब के हवाले से हो, कोई परेशानी हो, मसले मसाइल हो इलाके के, उस पर आप हमें रब्ता कर सकते हैं। ये मैं ब्यौरा दे दूँगा, ये अपना इस चैनल से आपको चीज़ें मिल भी जाएंगी। और दो बातें करूँगा जो अपनी लाइफ में देखी हैं, कि एक तो वालिदैन की रिस्पेक्ट करें ताकि आपको इज़्ज़त मिल सके मुल्क के अंदर, सही। और नंबर 2 तालीम को पूरी कर लें, बाकी आप अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह ताला तो है ना, तो वो तो हमें देता भी है हर चीज़, और अपने हिसाब से नमाज भी देता है। बस वालिदैन की इज़्ज़त करें और तालीम को फोकस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद जो लिखा हुआ है ना, वो आप ही लोगों के लिखा हुआ है। जिंदाबाद। थैंक यू सर। जिंदाबाद। जी सरदार साहब, ये आपका कैमरा, शुक्रिया जी, जो मैसेज देना चाहें। जज़ाकल्लाह, बड़ी अच्छी बातें की। मेरे तीनों साथियों ने, मैं समझता हूँ, पूरी तकरीबन बातें कर ली। मैं सिर्फ 2-3 बातें करना चाहूँगा। मैं वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि वालिदैन अपनी औलाद को पहले तो इस्लामी चीज़ें सिखाएं, ताकि उनको ये पता चले हम मुसलमान हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जब ये चीज़ें आप सिखा लेंगे तो मैं समझता हूँ ऑटोमेटिक वो औलाद आपकी कदर करेगी, बाद में जाके आपको इग्नोर नहीं करेगी। तो मेन चीज़ है इस्लाम। उसके अलावा यूथ जो है, यूथ को चाहिए कि अपने मुल्क को बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाए, अपने आप को इत्फाक में ले, ये लड़ाई झगड़े ख़त्म करें। और ख़ास करके फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी हमारे लिए एक बहुत बड़ी ढाल है। आप मेहरबानी करके उसकी इज़्ज़त करें, और उसके लिए आप जितना बढ़ चढ़ के भी उसकी इस वक्त के हालात से, जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को ख़ुद बर्बाद कर रहे हैं और तबाह कर रहे हैं, तो कम से कम उस आर्मी को प्रमोट करें, ताकि आपकी जो सरहदें हैं वो कम से कम महफूज रहें, और आप रात की नींद जो है आराम से सोएं। क्योंकि मेरा थोड़ा सा तजर्बा आर्मी का, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे फैमिली आर्मी में है, तो मैं इसलिए गुजारिश करूँगा कि खुदा रा आप समझें पहले। जब समझ जाएंगे तो उम्मीद है कि आप खुद बहुत आर्मी की कदर और इज़्ज़त करते रहेंगे। बस, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अजर अजीम अता फरमाए, और हमारे लिए भी दुआ करें कि हम जिस मिशन में निकले हुए हैं उस मिशन को अल्लाह कामयाब करे। आमीन। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले यही एक बात जो सरदार साहब ने की, चीफ साहब ने भी वाज़े किया था, अगर आपको उनकी स्पीच याद हो, कि उन्होंने वाज़े किया कि अपनी फितरत पे क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। नए जज़्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी हमारे साथ है।